नमस्ते बच्चों। इससे पहले जो अपन ने कर लिया था फिफ्थ लेक्चर तक, दो अपन ने क्या कर लिया था, एंथैल्पी के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ लिया था। एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी क्या होती है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी क्या होती है। और उन दोनों के बीच में ये भी देख लिया था कि किसकी वैल्यू हाई और किसकी लो है। जो आज हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, जाउस लॉ। जाउल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। जाउल लॉ कहता क्या है वो देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी U इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी किस किस का फंक्शन है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन है। जाउस ने क्या बताया, जाउस ने बताया कि the change in internal energy with volume at constant temperature is 0। मतलब कि करली U डिवाइडिंग बाई करली V, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए, इसको देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं यहाँ और देखते हैं कि कैसे हुआ ये चेंज। क्या किया जाउस ने, दो बल्ब लिए, बल्ब A एंड बल्ब B। इसको कहाँ रख दिया, बल्ब A एंड बल्ब B को, इनको रख दिया वाटर के अंदर। वाटर के अंदर इनको क्या कर दिया, वाटर के अंदर इनको रख दिया है। जो बल्ब B था, बल्ब B क्या है, इवैक्यूएटेड है। मीन्स क्या, वैक्यूम है इसके अंदर, वैक्यूम है। बल्ब बी के अंदर क्या है, वैक्यूम है, इवैक्यूएटेड है। बल्ब ए के अंदर क्या है, कोई गैस है। जब इनको सेटअप किया गया और वाटर के बीच में रखा गया तो थोड़ी देर वेट कर लिया गया कि ए और बी, या फिर जो हमारा सिस्टम है और जो वाटर है वो किसके अंदर, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए। जब थर्मल इक्विलिब्रियम हुआ तो थर्मोमीटर से, किससे, थर्मामीटर से इसका क्या कर लिया गया, नोट, टेम्परेचर नोट कर लिया गया, जो मान लो x है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, बीच में एक पिस्टन लगा रखा था। बीच में क्या लगा रखा था, पिस्टन। दोबारा से सुन लो, बल्ब ए के अंदर किसी गैस को रखा गया, उसको किसी बल्ब बी से कनेक्ट किया गया, बीच में पिस्टन लगा दिया गया। अब पिस्टन पहले ऑफ था, ठीक है, बल्ब बी के अंदर वैक्यूम है, इवैक्यूएटेड है। इसको वाटर के अंदर रखा गया, इक्विलिब्रियम का वेट किया गया, उसके बाद टेम्परेचर को नोट किया गया। टेम्परेचर मैंने मान लिया x था। जब पिस्टन को हटाया गया, गैस को फ्रीली बल्ब ए से बल्ब बी के अंदर भेजा गया, उसके बाद फिर थर्मल इक्विलिब्रियम का वेट किया गया। जब इक्विलिब्रियम आया उसके बाद फिर टेम्परेचर नोट किया, टेम्परेचर बिल्कुल सेम था x। मीन्स टेम्परेचर चेंज यहाँ क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर क्या था, चेंज इन टेम्परेचर क्या था, 0 था। मीन्स टेम्परेचर क्या रहा, सेम रहा। बिफोर द गैस मूविंग टू बल्ब बी एंड आफ्टर द गैस मूविंग टू बल्ब बी। मीन्स क्या, जब बी के अंदर गैस नहीं गई तब भी टेम्परेचर सेम था और जाने के बाद भी क्या था, टेम्परेचर सेम था। तो इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करके क्या हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं इसको। क्या था, बल्ब बी के अंदर वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम के अंदर गैस जा रही है। मीन्स क्या हुआ, बल्ब ए से बल्ब बी में जब गैस जाएगी तो एक्सटर्नल प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर क्या है, 0 है। तो मीन्स जो इस पे बल्ब बी में जो प्रेशर था, अपोजिंग प्रेशर था, अपोजिंग प्रेशर या P एक्सटर्नल क्या था, 0। अगर P एक्सटर्नल 0 है तो वर्क डन किसके बराबर होता है, माइनस का P एक्सटर्नल या P अपोजिंग इनटू में डेल्टा V। अब ये P अपोजिंग या P एक्सटर्नल जो प्रेशर था, वैक्यूम मान रखा था बल्ब B के अंदर, वो 0 था, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन क्या रहा, 0। अब देखो टेम्परेचर क्या था, सेम था। मीन्स चेंज इन टेम्परेचर क्या था, 0 था। चेंज इन टेम्परेचर क्या है,
चेंज इन टेम्परेचर क्या है, जीरो है। अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो डी क्यू क्या होगा, जीरो। अगर डी क्यू जीरो है तो देखो अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक फर्स्ट लॉ डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस का डी डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू लिख दो इसको, डब्ल्यू। वर्क डन क्या था, जीरो, क्योंकि पी अपोजिंग या पी एक्सटर्नल प्रेशर बल्ब बी को वैक्यूम मान रखा है तो जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर जीरो था तो हीट का चेंज कितना होगा, जीरो। अगर हीट का चेंज जीरो है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा, जीरो। अब एक बार इस सबको मैं रब कर रहा हूँ जो ऊपर डेफिनेशन लिखी थी, एक बार हम सिर्फ रिजल्ट को प्रूव करेंगे। जॉब्स ने क्या बताया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो, हमें ये प्रूव करना है। इसको भी हटा देते हैं एक बार यहाँ से। तो अभी तक हमने क्या देखा कि टेम्परेचर क्या था, जीरो, डी टी जीरो, डी यू इंटरनल एनर्जी भी जीरो रही, क्यों, क्योंकि हमारी हीट क्या थी, जीरो। वर्क डन हमारा क्या था, जीरो, क्योंकि पी अपोजिंग या पी एक्सटर्नल प्रेशर क्या था, जो बल्ब बी के अंदर वो हमने वैक्यूम मान रखा है वो भी क्या होगा, जीरो। इन सब कंडीशन को यहाँ अप्लाई करते हैं। इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, देन डी यू इज इक्वल टू करली यू डिवाइडिंग बाई करली वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी प्लस का करली यू डिवाइडिंग बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डी टी। अब देखो हमारा डी यू क्या है, जीरो है, तो डी यू की वैल्यू यहाँ क्या कर दूंगा, जीरो पुट कर दूंगा। हमारा डी वी क्या है, डी वी का नहीं लिखा हुआ, डी टी हमारा क्या है, जीरो है, तो यहाँ डी टी को जीरो पुट कर दूंगा। तो देखो जब यहाँ डी टी को जीरो पुट करूंगा ये टर्म क्या आ जाएगी, हमारी जो ये क्वांटिटी है या ये जो टर्म है ये क्या आ जाएगी, जीरो। ये टर्म जीरो, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, करली यू डिवाइडिंग बाई करली वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी इज इक्वल टू जीरो, या फिर सिंपल ऐसे भी लिख दूँ इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो है। ठीक है, ये जीरो के बराबर आता है। अब इन दोनों में से एक जीरो मान लिया, डी वी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम गैस का कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, ये जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो क्या बचा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो। और यही किसने बताया था, यही किसने बताया था, जॉउल ने बताया था। क्या बताया था कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया है जॉउल्स लॉ, जॉउल्स लॉ। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जॉल थॉम्सन इफेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, जॉल थॉम्सन इफेक्ट। जॉल और थॉम्सन ने क्या स्टडी किया कि व्हेन ए गैस at a certain pressure adiabatically का मीन्स हीट क्या रहेगी, dq क्या रहेगा, इज इक्वल टू जीरो। हीट क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्या था, व्हेन ए गैस एट अ सर्टेन प्रेशर adiabatically इज expanded through a porous plate लिख दो, porous plate और a hole। when a gas under certain pressure adiabatically is expanded through a porous plate or a hole into a region where pressure is low as comparison to initial pressure, then the gas shows cooling। गैस ने क्या शो की, कूलिंग, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम एट रूम टेम्परेचर। सुन लो एक बार ध्यान से कि जॉल और थॉम्सन ने क्या स्टडी किया कि जब किसी गैस को
जो किसी प्रेशर पे है एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर थ्रू ए पोरस प्लेट और ए होल एक्सपैंड किया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, जो गैस है वो कूलिंग शो करती है, किस गैस को छोड़ के, हाइड्रोजन हीलियम को, एट रूम टेम्परेचर, एट ए रूम टेम्परेचर। तो इसको भी एक बार आप प्लॉट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि चेंज क्या होता है। डायग्राम को प्लॉट करते हैं, एक बार ऊपर वाले डेफिनेशन को रब कर दे। ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम कर लिया है अपने। ठीक है, यहाँ मैंने क्या मान लिया, पोरस प्लेट। यहाँ पे इनिशियल प्रेशर P1 है जो कि ज़्यादा है फाइनल से। यहाँ पे कोई पिस्टन है, जब गैस को कंप्रेस करेंगे, दूसरी तरफ मूव करवाएंगे थ्रू द पोरस प्लग, तो इस तरफ से गैस कंप्रेस होगी, वॉल्यूम जो चेंज होगा वो V1। जो दूसरी तरफ, इस तरफ से गैस को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, उस तरफ जो प्रेशर है P2, मान लिया पिस्टन यहाँ है, जब गैस को लेफ्ट हैंड साइड से थ्रू द पोरस प्लग राइट हैंड साइड भेजा जाएगा, तो जो राइट हैंड साइड का पिस्टन है वो क्या करेगा, मूव करेगा, और जो वॉल्यूम चेंज होगा वो मान लिया V2 है। और हमारा जो ये प्रोसेस है किस कंडीशन के अंदर है, एडियाबैटिक कंडीशन के अंडर हमारा प्रोसेस क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अब देखो ये कूलिंग होती क्यों है, ठीक है, इसका कारण क्या है, वो हम सब डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर इसका इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना है, एंथैल्पी का चेंज कितना है, वो एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। तो एडियाबैटिक कंडीशन है dq हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हमारा dq 0 है तो du इज इक्वल टू w आ जाएगा, वर्क डन के बराबर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स du इज इक्वल टू dq प्लस का w। और हमारे एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर हम ये प्रोसेस कर रहे हैं तो dq 0 हो जाएगा, हीट कांस्टेंट है, तो du किसके बराबर आ जाएगा, वर्क डन के बराबर। और वर्क डन किसके बराबर है, वर्क डन जो बराबर है, पहले लेफ्ट हैंड की टोटल वर्क डन होगा ना, तो लेफ्ट हैंड में क्या हुआ पहले इसको देख लो। लेफ्ट हैंड में अपन ने क्या किया, इस तरफ से प्रेशर अप्लाई किया है, प्रेशर अप्लाई करने पर ये जो पिस्टन है गैस को कंप्रेस किया, पिस्टन मूव हुआ और गैस लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ मूव कर गई, राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड में वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ ना, क्योंकि गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, तो P1 प्लस का V1, ये मैंने W1 मान लिया लेफ्ट हैंड साइड का वर्क डन, एंड राइट हैंड साइड का मैंने मान लिया W2। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या हुआ, पिस्टन मूव करेगा, यहाँ जो वर्क होगा, पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगा तो गैस एक्सपैंड होगी, अगर एक्सपैंड होगी तो वर्क डन किसके द्वारा होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, P2 एंड V2, जो टोटल वर्क डन होगा W, वो क्या आ जाएगा, P2 V2 प्लस का P1 V1, ये W की वैल्यू आ चुकी है। इस W की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डेल्टा U, अगर बड़े चेंज में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, माइनस, देखो W की वैल्यू वहाँ पुट की है तो किसके बराबर होगा, माइनस P2 V2 प्लस का P1 V1। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, U2 माइनस U1 माइनस का P2 V2 प्लस का P1 V1। इसको इस तरफ ले आऊँ तो क्या आ जाएगा, U2 प्लस का P2 V2, ये उस तरफ चला जाएगा, U1 प्लस का P1 V1, ये किसके बराबर होता है, एंथैल्पी के बराबर, ये भी एंथैल्पी के बराबर। और ये क्या आ जाएगा, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 0, मीन्स एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू 0। मीन्स ये जो प्रोसेस है, ये हमारा प्रोसेस क्या होगा, ये प्रोसेस हमारा होगा आइसो एंथैल्पिक। एंथैल्पी यहाँ हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एंथैल्पी का चेंज हमारा क्या रहेगा, यहाँ 0 रहेगा। तो हमारा प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक है। ठीक है, एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर करने के बाद जो हमने रिजल्ट प्रूव किया वो क्या था, जो हमारा ये प्रोसेस है वो क्या है, आइसो एंथैल्पिक है। एंथैल्पी का चेंज कितना होगा, 0 होगा। उसके बाद जूल थॉमसन कोफिशिएंट को स्टडी कर लेते हैं, वो होता क्या है एक बार उसको भी देख लेते हैं। आप जॉल और थॉमसन ने देखा, जॉल और थॉमसन ने स्टडी किया
द चेंज इन टेम्परेचर, इस एक्सपेरिमेंट में क्या स्टडी किया उसने, द चेंज इन टेम्परेचर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। अभी एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर ही किया था ना एक्सपेरिमेंट, अंडर एडियाबैटिक कंडीशन द चेंज इन टेम्परेचर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसने क्या स्टडी किया, जॉल और थॉमसन ने दोनों ने मिलकर क्या स्टडी किया कि जो चेंज इन टेम्परेचर है पूरे प्रोसेस के अंदर वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। और जूल थॉमसन कोफिशिएंट को शो कर दिया गया म्यू से जेटी, ये किसके बराबर होगा, चेंज इन, देखो इनिशियल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। इससे क्या शो कर दिया गया, इससे हमारा जॉल थॉमसन कोफिशिएंट को क्या कर दिया गया, शो कर दिया गया। अब ये हमारा क्या है, जॉल थॉमसन कोफिशिएंट है, जॉल थॉमसन कोफिशिएंट। अब इसके जो कुछ एक इससे जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आए वो देखते हैं क्या आए। देखो तो अगर पीछे वाला ध्यान से सुना हो, मैंने क्या कहा था, लेफ्ट हैंड साइड प्रेशर कम है, ओ सॉरी ज़्यादा है, राइट हैंड साइड क्या है, प्रेशर कम है। तो क्या हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड से जो गैस थी उसको अपने राइट हैंड साइड भेजा था थ्रू द पोर्स प्लेट, थ्रू द पोर्स प्लग, थ्रू द होल। ठीक है, तो देखो प्रेशर P2 क्या था, कम था P1 से, इनिशियल प्रेशर ज़्यादा था, फाइनल कम था। तो डेल्टा P या फिर करली P या फिर DP क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, क्योंकि P2 माइनस P1 करेंगे तो टर्म क्या आएगी, नेगेटिव। आप ध्यान से सुनना, पहला जो पॉइंट है जो इस रिजल्ट से निकाला, अगर मान लो गैस क्या करती है, कूलिंग शो करती है, गैस क्या करती है, कूलिंग शो करती है। तो गैस जब कूलिंग शो करेगी तो करली T या DT किसके बराबर होगा, नेगेटिव के बराबर होगा ना, क्योंकि कूलिंग शो करेगी तो फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा एज कंपैरिजन टू इनिशियल टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब हमारा चेंज इन टेम्परेचर भी नेगेटिव है, चेंज इन प्रेशर भी नेगेटिव है, तो हमारा जो जॉल थॉमसन कोफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा जॉल थॉमसन कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमारी जो गैसेस है वो क्या शो करेंगी, वो कूलिंग शो करेगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारी गैस कूलिंग शो कर रही है तो हमारा जो जॉल थॉमसन कोफिशिएंट उसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। जो सेकंड रिजल्ट निकाला गया, अगर मान लो हमारी जो गैसेस है वो क्या करती है, हीटिंग शो करती है। हीटिंग का मतलब कि T2 यहाँ पे क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए T1 से। अगर T2 ग्रेटर है तो करली T हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और हमारा करली P क्या था, नेगेटिव। तो पॉजिटिव डिवाइडिंग बाय नेगेटिव मीन्स नेगेटिव ही रहेगा ना, तो हमारा जॉल थॉमसन कोफिशिएंट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब हमारी गैस या जो गैस को हम स्टडी कर रहे हैं अगर वो हीटिंग शो करती है तो हमारा जो जॉल थॉमसन कोफिशिएंट है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर मान लो हमारा जॉल थॉमसन कोफिशिएंट क्या है, जॉल थॉमसन कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो जो हमारी गैस है नाइदर शोज कूलिंग एंड नॉर बी द हीटिंग, ना तो कूलिंग शो करेंगी और ना ही हीटिंग शो करेगी जब हमारा जॉल थॉमसन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद एक डेफिनेशन है, वो क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर। इस थर्ड पॉइंट को याद रखना कि जब जॉल थॉमसन कोफिशिएंट 0 होगा तो गैस हमारे ना हीटिंग शो करेगी ना कूलिंग शो करेगी। एक बार मैं सभी रिजल्ट्स को ऊपर लिख रहा हूँ जो अभी अपन ने स्टडी किया। पहला पॉइंट क्या था, अगर हमारा करली T क्या है, नेगेटिव है, कूलिंग शो हो रही है, क्या हो रही है, कूलिंग शो हो रही है, तो हमारा म्यू JT क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। दूसरा क्या था, अगर हमारा करली T पॉजिटिव है मीन्स हमारी गैस क्या शो कर रही है, हीटिंग शो कर रही है, तो हमारा जॉल थॉमसन कोफिशिएंट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। जो थर्ड पॉइंट था कि हमारा जॉल थॉमसन कोफिशिएंट अगर 0 हो तो हमारी गैस ना तो कूलिंग शो करेगी और ना ही हीटिंग शो करेगी। अब मैंने स्टार्टिंग की डेफिनेशन में बोला था कि कुछ एक गैसेस हैं,
ठीक है, जो हीटिंग शो करती है, डेफिनेशन क्या थी जॉल थॉमसन के स्टार्टिंग के अंदर जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था कि व्हेन ए गैस एक्सपैंड एडियाबैटिकली फ्रॉम अ सर्टेन प्रेशर इज एक्सपेंडेड थ्रू ए पोरस प्लग टू ए रीजन वेयर इज प्रेशर लो द गैसेज शो कूलिंग। गैस क्या कर रही थी, कूलिंग शो कर रही थी, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम हीटिंग क्यों शो कर रही थी और बाकी कूलिंग शो क्यों कर रही थी, वो हम इस इन्वर्जन टेम्परेचर जो अभी मैं पढ़ाऊंगा ना, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है उसकी डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे गैस ना तो कूलिंग शो करे और ना ही हीटिंग शो करे। मींस इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, जहाँ पे हमारा जॉल थॉमसन कोफिशिएंट क्या हो, 0। मींस कोई भी गैस है वो ना तो क्या करेगी, कूलिंग शो करेगी और ना ही हीटिंग शो करेगी। अब हर एक गैस का क्या होता है, कुछ ना कुछ जॉल थॉमसन कोफिशिएंट होता है। देखो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के बाकी सब गैसेस का जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, रूम टेम्परेचर से हाई होती है। एग्जांपल से समझना एक बार इसको, मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल लेता हूँ। हाइड्रोजन का एग्जांपल है, हाइड्रोजन का जो इन्वर्जन टेम्परेचर है -80 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर मैंने मान लिया 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के सभी गैसेस का, लगभग सभी गैसेस का जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से अबव रहता है। मींस अगर मान लो 30 डिग्री से ऊपर किसी गैस को स्टडी कर रहे हैं, ये क्या है, रूम टेम्परेचर है। अगर किसी गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, तो इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे तो गैस क्या करेगी, हीटिंग शो करेगी। इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे आएंगे तो गैस क्या करेगी, कूलिंग शो करेगी। मींस क्या, अगर किसी का 40 डिग्री सेल्सियस क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर है, तो जब नीचे की तरफ आएंगे तो गैस क्या करेगी, कूलिंग शो करेगी, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना। अगर टेम्परेचर नेगेटिव होगा और जो म्यूजेटी पॉजिटिव होगा तो गैस क्या करेगी, कूलिंग शो करेगी। तो मीन्स 40 से नीचे आएंगे 30 तक, रूम टेम्परेचर 30 तक, क्या 40 से नीचे आते ही जाएंगे तो गैस क्या करेगी, कूलिंग शो करेगी, और 40 से ऊपर जाते ही जाएंगे तो क्या करेगी, हीटिंग शो करेगी। मींस अगर किसी गैस का रूम टेम्परेचर से ज़्यादा इन्वर्जन टेम्परेचर है तो वो रूम टेम्परेचर पे क्या शो करती है, कूलिंग शो करती है। ठीक है, अब हीलियम की, हाइड्रोजन की बात करता हूँ। हाइड्रोजन का जो इन्वर्जन टेम्परेचर है -80 डिग्री सेल्सियस, ये देखो 30 से तो कम है ना, तो हम जैसे ही -80 से ऊपर जाएंगे तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हीटिंग शो करेगा। इसीलिए मैंने क्या बोला था, एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन है, देखो ऊपर की तरफ जाएंगे -80 से तो हाइड्रोजन गैस क्या कर रही है, हीटिंग शो कर रही है। मीन्स रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस हीटिंग शो करेगी, और -80 से नीचे आएंगे तो वो गैस क्या करेगी, कूलिंग शो करेगी। इसीलिए मैंने एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम बोला था एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि बाकी सारी गैसेस तो रूम टेम्परेचर पे कूलिंग शो करेगी, हाइड्रोजन और हीलियम ऐसी गैसेस है जो रूम टेम्परेचर पे क्या करेगी, हीटिंग शो करेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें से फिर भी किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो मुझसे मेरे ऑफलाइन लेक्चर में पूछ सकता है। थैंक यू।